पुअर होगा। हम कहते हैं ना बुद्धि कम है, कमजोर है, समझता कम है, ऑल दोज थिंग्स. सो दैट डायरेक्टली लिंक्ड विद द स्कूलिंग. सो देयर विल बी लेस स्कूलिंग, लो कॉग्निशन, एंड definitely economic productivity will be low. Then during first 6 months of life, around 20 to 30% of children are already malnourished because they are born with low birth weight. And why low birth weight? It's a vicious cycle again. जो मदर है वो खुद ही लीन एंड थिन थी, मैलनरिश थी, तो बच्चा कैसे होगा? लो बर्थ वेट बेबी होगा. लो बर्थ वेट बेबी कैचअप ग्रोथ उनकी हो नहीं पाती है. मैलनरिश मदर है तो उसके ब्रेस्ट मिल्क में भी उसको उतना सफिशिएंट कैलोरीज और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे. मोर ओवर हो सकता है ब्रेस्ट मिल्क भी इनसफिशिएंट हो. फिर चांसेस ये भी है कि वो वर्किंग मदर हो. जो गरीब होते हैं परिवार, उनमें तो माएँ काम कर रही होती हैं तो वो उतना अटेंशन भी नहीं दे पाती. तो ये जो पहले से लो बर्थ वेट है उसका कैचअप ग्रोथ तो हो ही नहीं रहा है, वो और मैलनरिशमेंट की तरफ जाता जा रहा है. Similarly, it's estimated that around 10% of the children between the ages of 6 months to 2 years, only 10% get adequate nutrition. 6 महीने से 2 साल तक के बच्चों में कुल 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एडिक्वेट न्यूट्रिशन हम दे पाते हैं या देते हैं. हम यहाँ सिर्फ लोअर इकोनॉमिक क्लास की बात नहीं कर रहे हैं. Even in the educated and higher socioeconomic strata, we are not bothered or we are not educated enough what to feed them. Right? So the importance of fetal life in first 2 years of life, linear and brain growth. This is very important. What are the basic determinants of undernutrition? As we have discussed, the low birth weight. About 20% childhood undernutrition is attributed to fetal growth restriction. बच्चा लो बर्थ वेट पैदा हुआ है, उसकी कैचअप ग्रोथ नहीं हो पाती और वो मैल न्यूट्रिशन में सेट इन करता जाता है और आगे भी वो मैलनरिश्ड होता चला जाता है, वो कैचअप नहीं करता. सेकेंड कम्स द इन्फेक्शन. About 25% childhood undernutrition is because of diarrhea, pneumonia and other infections. बच्चे गंदी चीजें मुंह में डालते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं, सर्कमस्टांसेस होती है, नीचे पड़ा हुआ उठा के अंदर से दांत निकल रहे हैं इसलिए डायरिया हो रहा है, दांत निकल रहे हैं इसलिए डायरिया नहीं हो रहा है. ही इज पुटिंग डर्टी थिंग्स, अनहाइजीनिक थिंग्स इन हिज माउथ एंड दैट्स व्हाई डायरिया सेट्स इन. डायरिया शुरू हो जाता है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग भी बंद करा देते हैं. जितना दूध पिएगा उतना डायरिया करेगा. क्या हुआ? न्यूट्रिशन हमने इनटेक भी नहीं दी, जो शरीर में है वो भी जाता जा रहा है, रिजल्टिंग इन द मोर malnourished child. Then comes the low intake, inadequate breastfeeding, as we have discussed, delay complementary feeding. कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हमें 6 महीने से शुरू करनी है, हमने उसमें डिले करा या फिर हमने इनसफिशिएंट दिया. एंड इनसफिशिएंट फूड इनटेक, लेस एनर्जी एंड लेस प्रोटीन फॉर द ग्रोथ leads to around 55% of undernutrition. So the undernutrition is basically classified under 3 heads. What are underweight, stunting and wasting? Underweight is simple low weight for age, right? And stunting is low height for age. 2 साल के बच्चे की हाइट जितने सेंटीमीटर्स होनी चाहिए उतनी नहीं है. दिस इज स्टंटिंग. एंड व्हाट इज वेस्टिंग? लो वेट फॉर हाइट. उसकी जितनी हाइट है उसकी प्रोपोर्शन में उसका वजन जितना होना चाहिए उतना वजन नहीं है, जिसको हम लीन एंड थिन कहते हैं, दुबला कहते हैं. दैट इज वेस्टिंग. सो स्टंटेड किड्स, हमको ऐसा लगता है कि हाँ छोटे हैं पर दे आर नॉट मैलनरिश्ड, वो देखने में तो ठीक लग रहा है, पर दे आर द क्रॉनिकली मैलनरिश्ड. दे द मोस्ट इफेक्टेड पीपल, क्योंकि वेट तो कम है, हाइट भी कम हो गई है. हाइट कैसे बढ़ेगी? न्यूट्रिशन होगा तभी तो हाइट गेन होगा. तो स्टंटिंग इज द क्रॉनिक malnutrition. Whereas underweight is acute, it could be acute malnutrition कि अभी ठीक ठाक था, एक एपिसोड ऑफ डायरिया हुआ which lasted for around 6-7 days or 10 days और उसका वेट लॉस हो गया. So that could be underweight. पर अगर ये कंसिस्टेंट है तो वो वेस्टिंग की कैटेगरी में ग्रेजुअली फॉल करेगा, है ना? So we can see in this picture there is a normal child
A wasted child who is thin but his height is appropriate for his age, and a stunted child who is short, though he is apparently appears to be normal weight, but he is short. He is chronically malnourished. Now, marasmus and kwashiorkor are two conditions which are results of severe malnutrition. So we'll talk about them later. Now, at present in India, we have 29.4% of children under 5 years of age which are underweight. 29.4% kids under 5 years are underweight. Out of these, 15.1% have moderate to severe wasting. Severe wasting, matlab unki weight for their height is less. And 38.7% are moderate to severe stunting. That means they are chronically malnourished. उनकी height भी नहीं बढ़ गई. ठीक है? Now, how WHO has classified this severe malnutrition? Now we are talking about the severe malnutrition. इससे पहले तो हमने एक जनरल बात की थी malnutrition की कि malnutrition में undernourishment, wasting, stunting होती है, पर हम किसको severe malnourishment कहते हैं? Severe malnutrition is classified by three things: symmetrical edema, weight for height, and height for age. Symmetrical edema, we'll discuss kwashiorkor. It comes under that category. The child को पूरी body में it is edematous body, जिसको देख के हमें अच्छा लगेगा कि गोल गोल सा बच्चा है, तो वो गोल गोल से देखने में है because he is edematous. अंदर तो मसल्स भी नहीं है और उसकी स्किन के नीचे फैट भी नहीं है और सारे ऑर्गन्स में पैथोलॉजी हुई पड़ी है. Then comes the weight for height, which is less than 3 standard deviation to the standard WHO criteria, minus 3 SD, right? And height for age, again, which is less than 3 standard deviation by WHO criteria. So these three comes under severe malnutrition. So weight for height below minus 3 SD score of the median WHO growth standard. WHO ने growth chart बनाया हुआ है जिसमें there is a bell-shaped curve which comprises the whole population, right? And in this, if we divide or take a midline between this bell-shaped curve, one is the positive direction, other one is the negative direction. तो minus 3 SD यानी बच्चे which comes less than 99 percentile के नीचे वाले. अगर हम उसमें से 99% निकाल दें तो जो बच गए हैं नेगेटिव साइड में वो -3 SD में आते हैं. ठीक, तो फर्स्ट इज वेट फॉर हाइट, सेकंड विजिबल सेवियर वेस्टिंग, बाइपेडल एडिमा. बाइपेडल मतलब दोनों पैरों में एडिमा है, बहुत ज्यादा पिटिंग एडिमा है, हाथ से दबाएंगे तो वहां गड्ढा बढ़ जाएगा, इतना एडिमा है. एंड तीसरा मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस बिलो 115 मिलीमीटर. मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस ये 6 महीने से 5 साल के बच्चों में देखते हैं, विच रिमेन अदरवाइज कांस्टेंट. हाथ का बाजू का बीच में से हम मेजर करते हैं मेजरिंग टेप से. सो दिस इज दैट क्राइटेरिया. We can see these are severely wasted child. पूरी एक एक हड्डी हड्डी दिख रही है, all the muscles has gone. Basic etiology, the causes. Primarily, when the otherwise healthy individual's need for protein, energy, or both are not met by an adequate diet. So, diet is not sufficient enough. So, ये primary cause है कि diet poor है, और यही सबसे important cause है worldwide. Second comes the diseases. That leads to suboptimal intake. खा नहीं पा रहा है, जितना खाना चाहिए उतना खा नहीं पाता है because of whatever reason. Inadequate nutrient absorption, जो खा रहा है उसमें से absorb नहीं हो पा रहा है. और use and increase requirement because of nutrient losses and increase energy expenditure. जो खा रहे हैं डाइजेस्ट भी हो रहा है लेकिन लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं. मतलब more or less it's some one or the other form of the disease which a baby is having, because of which though he is taking the adequate diet but वो शरीर में लग नहीं रही है.
What are the precipitating factors? Lack of food, वो all know. गरीबी है, सूखा पड़ गया, अकाल हो गया, खाना मिल ही नहीं रहा है. ब्रेस्ट फीडिंग एडिक्वेट नहीं है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. रॉन्ग कंसेप्ट अबाउट न्यूट्रिशन, ये नहीं खिलाना ही ये खिलाना है. बच्चे को बुखार हो गया, इसको खाना कैसे दे दे, या कि ये खाना वो नहीं खा पाएगा. पूरी रोटी मत दो, ऊपर का पार्ट दे दो सिर्फ. रोटी में घी मत लगाओ, उसको डाइजेस्ट नहीं होएगा. दूध में पानी मिला के पिलाओ क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता. एंड सो फोर्थ. देयर आर सो मेनी रॉन्ग कंसेप्ट्स. देन डायरिया एंड malabsorption. Malabsorption, worm infestation, which is very common. तो उसकी वजह से मैल एब्जॉर्प्शन हो रहा है. डायरिया हुआ पड़ा है, उसमें हम खाना वैसे ही निकलता जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, हम डाइट प्रॉपर दे नहीं रहे. देन इन्फेक्शंस. मीजल्स, टीबी. मीजल्स इज वेरी वेरी ड्रेडफुल डिसीज. मीजल डायरेक्टली इम्यूनिटी पर इम्पैक्ट करती है. इम्यून सिस्टम वीकन हो जाता है तो सारे एसोसिएटेड छोटी छोटी बीमारियां भी हो जाती हैं. डायरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड सो मेनी अदर थिंग्स. मीजल्स वाला बच्चा तो इमीडिएटली 10 दिन के अंदर एकदम मैलरिश हो जाता है. सो मीजल्स इज अगेन अ वेरी, आई मीन, इट शुड बी टेकन केयर ऑफ वेरी सीरियसली. So what is pathophysiology? There is a vicious cycle of undernutrition and infection. अगर बच्चे का वजन कम है या वेट लॉस हुआ है, ग्रोथ फ्लैटनिंग. ग्रोथ फ्लैटनिंग क्या है? हम ग्रोथ हमेशा चार्ट में मॉनिटर करते हैं. एक पर्टिकुलर टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका वेट कितना है ये जरूरी नहीं होता. ग्रोथ वेलोसिटी कितनी है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. इसलिए हम ग्रोथ को हमेशा चार्ट करते हैं कि ग्रोथ इंप्रूवमेंट है कि नहीं, उसका जो ग्रोथ का कर्व है वो किस तरह चल रहा है. फ्लैटनिंग तो नहीं हो रही है उस कर्व में, और सडन नीचे तो नहीं जा रहा है. सो ग्रोथ फ्लैटनिंग अगर है, इम्यूनिटी कम है, म्यूकोजल डैमेज हो गई बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन. म्यूकोजल डैमेज हुआ, खाएगा नहीं, उसको नमक लगेगा, मिर्ची लगेगी, ये सब होगा, प्लस सारे इन्फेक्शन होते जाएंगे. ठीक है, दिस विल ऑल लीड टू डिजीजेस. डिजीज का इंसिडेंस बढ़ेगा, बीमारियां ज्यादा होंगी. हर छोटी बड़ी बीमारी होती जाएगी, एक के बाद एक एपिसोड. अभी जुकाम ठीक हुआ था, फिर से हो गया. खांसी ठीक नहीं हो रही है, उसके अलावा दस्त भी लगने लगे, बुखार आ रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. उसकी सिवियरिटी बीमारी की ज्यादा होगी, वो ज्यादा सिवियर होगा और उसका लंबा ड्यूरेशन चलेगा. बीमारी जब भी होगी, एपेटाइट लॉस चलेगी, भूख नहीं लग रही. न्यूट्रिशन लॉस तो हो ही रहा है क्योंकि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है. जैसे ही बुखार आया, आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स आपकी एनर्जी कंजम्पशन बढ़ गई. आप बिस्तर पे भी लेटे हो लेकिन आपका बीएमआर बढ़ा हुआ है, आपका न्यूट्रिशन जो है वो लॉस ज्यादा हो रहा है. मैल एब्जॉर्प्शन हो ही रहा है, सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स है, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो नहीं रहा है, डायरिया हो रहा है, सब निकलता चला जा रहा है, मेटाबॉलिज्म ऑल्टर्ड है, inadequate diet है. Again, this will all lead to the malnourishment, that is weight loss. So it's a vicious cycle कि एक अगर weight loss है तो बीमारी होगी, बीमारी है तो weight loss होगा. They are interchangeable और interdependent. So what common complications? अगर हर तरह के infections होंगे, lungs में infections हो जाएंगे, है ना, upper respiratory infection, lower respiratory infection, TB and so forth. ब्लड में सारे तरह की बीमारियां होगा, आपका जीआई में इन्फेक्शन है, स्किन में प्रॉब्लम्स हैं, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स आएंगी. देन हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोथर्मिया. हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपोथर्मिया आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट along with the micronutrient problems which surface. Here we can see a child with Kwashiorkor and marasmus. So now we can discuss about the Kwashiorkor and marasmus. I'll go back to my previous slides. I'm sorry, I haven't arranged them properly. Hope you won't mind. What is marasmus? Marasmus is a form of severe protein energy malnutrition, protein and energy both, right? Characterized by energy deficiency and emaciation. Emaciation कुछ भी नहीं है शरीर में, हड्डियों के ऊपर स्किन लगी हुई है, that is emaciated. It is characterized by stunted growth and wasting of muscles and tissues. Marasmus develops between the ages of 6 months and 1 year in the child who have been weaned from breast milk or who suffers from weakening condition like chronic diarrhea. बेसिकली प्रोटीन एनर्जी दोनों की कमी है, 6 महीने से साल भर के अंदर ये बच्चे में आ जाती है. हमने देखा किस तरह से डेवलप होती है. वेयर इन Kwashiorkor, it's again a severe form of undernutrition where this
proportion of protein and energy is not fine. With low protein to energy ratio, energy तो मिल रही है लेकिन protein is missing. Protein is less to what it should be. So the main symptoms are edema. पूरे शरीर में edema आ गया. Sugar baby appearance. बच्चा गोल गोल फूला फूला मून शेप फेस होगा, अच्छा सुंदर सा गोल गोल दिखेगा, पर दैट इज बिकॉज ऑफ एडिमा. अंदर क्या है? मसल वेस्टिंग है, मसल्स नहीं है. लिवर एनलार्जमेंट है, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया. एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन इज प्रोटीन, राइट? तो प्रोटीन नहीं है, एल्ब्यूमिन नहीं है. एल्ब्यूमिन इज बिकॉज ऑफ सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स. पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड हेयर, स्किन चेंजेस, flaky pin dermatitis, flag sign, hypopigmented patches, renal involvement. तो इस तरह से जो क्वाशरकर है वो प्रेजेंट करता है. देखकर हमें लगेगा कि बच्चा तो देखने में ठीक है पर वो बहुत ज्यादा बीमार है, बिकॉज ऑफ लो प्रोटीन्स, लो एल्बुमिन. एल्बुमिन नहीं है, सारे बॉडी का फ्लूइड बाहर निकल गया, जिसने एडिमा बना दिया. वो एडिमा हर जगह है, किडनी इन्वॉल्व कर ली उसने, लिवर इन्वॉल्व कर लिया, स्किन में प्रॉब्लम्स है, हेयर में प्रॉब्लम है, सब जगह प्रॉब्लम्स है. Kwashiorkor is thought to be caused by insufficient protein consumption, but with a sufficient calorie intake. Where in marasmus, protein and energy, calories, both are equally deficient. So, victim of Kwashiorkor failed to produce antibodies following vaccination against disease. तो अगर हम क्वाशरकर वाले बच्चे को वैक्सीनेट कर भी रहे हैं तो उसमें एंटीबॉडी बनेगी नहीं. क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि एंटीबॉडीज किससे बनती है? उसका प्रिकर्सर प्रोटीन. प्रोटीन ही नहीं है तो एंटीबॉडीज कहाँ से बनेगी? इम्यून सिस्टम पूरा की पूरा वीकेंड है. सो नॉट जस्ट द एंटीबॉडीज फॉर द वैक्सीनेशन, एंटीबॉडीज जो अदरवाइज हमारी बॉडी में होती है टू फाइट विद वेरियस इन्फेक्शंस, वो नहीं होंगे. ठीक है. More recently, micronutrient and antioxidant deficiency have come to be recognized as contributory. Micronutrient, देखा हमने कितने important होते हैं. So, to differentiate between marasmus and kwashiorkor, we can remember it very in a simple way. Marasmus is मरा मरा सा बच्चा, है ना? देख के देखिएगा दुबला पतला, lean and thin, that is marasmus. और क्वाशरकर वाला गोल गोल होगा, मून शेप फेसेस होंगे, उसमें एडिमा प्रेजेंट होगा. मेरास्मस वाला बच्चा एक्टिव हो सकता है, ये एपैथेटिक होगा, डल बैठा हुआ एक जगह, कुछ नहीं कर रहा, खाएगा नहीं. मरासमस वाले बच्चे को तो प्रोटीन एनर्जी दोनों चाहिए, उसकी एपेटाइट बहुत अच्छी होगी. वेयर इज इन क्वाशरकर, liver is involved, so diet will be poor, liver enlargement is there, मोर्टेलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, रिकवरी में बहुत टाइम लगता है, इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. ठीक है. सो नाउ विल कम बैक टू वेयर वी वर. दिस इज, so you can see the picture, a marasmic child who's lean and a kwashiorkor वाला child जो कि गोल गोल है, इसका गोल मोटा सा पेट होगा, गोल फेस होगा. दिस इज बाइपेडल एडिमा. आप पैरों को दोनों को दबाओगे, प्रेस करोगे फॉर फ्यू सेकेंड्स और वो वहां पर एक गड्ढा जैसे बन जाएगा विच विल लास्ट फॉर अ मिनट और सो. सो दिस इज बायलैटरल पेडल एडिमा. बहुत ज्यादा है इसमें, ग्रेड 3. इस बच्चे में सिवियर वॉमिटिंग और इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग, कॉज ही नहीं पता लग रहा है, वॉमिटिंग हो रही, कुछ भी खिला रहे हो वॉमिट कर रहा है, पता नहीं लग रहा. Skin lesions and infections, you can see these are all because of malnutrition, severe malnutrition के presentations हैं ये. बच्चा इस तरह प्रेजेंट होगा. द बेसिक थिंग इज इतना malnourished है, उसमें कुछ नहीं है, प्रोटीन कुछ नहीं है, तो स्किन में भी, सारे स्किन में भी इन्फेक्शंस आ गए. बच्चा विल बी, आपके पास प्रेजेंटेशन होगा उसको फिटिंग या कन्वल्शंस के साथ. बच्चे को कन्वल्शंस हो रहे हैं, अकड़ गई है सारा शरीर. तो कॉज क्या है? malnutrition. बच्चा डिहाइड्रेटेड कंडीशन में आ सकता है. डिहाइड्रेशन का, मैलनरिश बच्चे में आपको सबसे पहले हिस्ट्री में क्या मिलेगा? डायरिया. माँ बताएगी इसको बहुत दिनों से दस्त हो रहे हैं या दस्त लगते रहते हैं. थर्स्ट के बारे में पूछो, पानी पी रहा है, कितना पानी पी रहा है.
इनिशियली तो बच्चे की थर्स्ट बहुत इंक्रीज होती है, उसको जितना भी पानी दो पीता जाता है। एक स्टेज आ जाती है जब वो पानी को पी भी नहीं पाता, अंदर की बॉडी इतनी वीक हो गई कि वो पानी भी नहीं पी पाता। sunken eyes, it's very important determinant। आंखें अंदर की ओर धसी हुई, बट यू हैव टू फाइंड आउट। आपको माँ से पूछना पड़ेगा कि इसकी जो आंखें अंदर की ओर हमें दिख रही हैं, ये ऐसे ही होती है, ऐसे ही है, या अभी रिसेंटली हो गई है। तो बोलेगी हाँ 1-2 दिन में हो गई है, या कुछ घंटे पहले ऐसी होगी, पहले तो ठीक थी। सो यू कैन फाइंड आउट कि ये तो दिस इज बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन द चाइल्ड आईज हैव बिकम sunken। पेरिफेरल पल्सेस आप जब देखोगे, जो हम रेडियल पल्स देखते हैं, वो या तो बहुत वीक होंगे या हमको फील ही नहीं होंगे, हाथ पांव ठंडे हो गए होंगे। यूरिन आउटपुट पूछोगे तो यूरिन आउटपुट नहीं है, और कहाँ से यूरिन आएगी? ये द चाइल्ड इज डिहाइड्रेटेड। जॉन्डिस के साथ भी बच्चा प्रेजेंट कर सकता है। जॉन्डिस हमें पता है, पीला पीला बच्चा दिख रहा है, दैट्स जॉन्डिस। मोर देन 2 वीक्स पेल स्टूल है, पेल स्टूल मतलब क्ले कलर्ड के सफेद से स्टूल है, यूरिन काफी डार्क पीली से रंग की होगी। ब्लीडिंग डायथिसिस हो सकती है बिकॉज ऑफ विटामिन के डेफिशिएंसी, बिकॉज लिवर इज इन्वॉल्व। हेपेटोस्प्लीनोमेगाली एंड एसाइटिस, ऑल दिस इज डॉक्टर का पार्ट है, पर हम बच्चे को देख के बता सकते हैं कि दिस इज अ सेवेरी malnourished चाइल्ड। ब्लीडिंग टेंडेंसीज, नाक से मुंह से खून, स्किन से खून, यू कैन सी द कंडीशन ऑफ दिस चाइल्ड। Now, in the management of severe acute malnutrition, actually this is very much a medical part. तो आई थिंक मैं ना इसको बहुत सिंसियरली कवर नहीं करूंगी। आई विल जस्ट टेक द salient फीचर्स, बिकॉज दिस इज बेसिकली द मैनेजमेंट पार्ट इज अ मेडिकल पार्ट। इम्पोर्टेंट सिर्फ इसमें ये था कि हमें सिवियर malnutrition को देख के पता लग जाना चाहिए कि ये बच्चे का प्रेजेंटेशन एज ए जॉन्डिस है, एज ए स्किन इन्फेक्शन, एज ए कन्वल्शंस है, लेकिन कॉज क्या है? कॉज इज malnutrition। मतलब हम ये भी इसको हमें सोचना चाहिए कि malnutrition किस वेरिड फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है। हाउ इम्पोर्टेंट इज डाइट ऑफ अ यंग चाइल्ड, है ना? तो ये एक इसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को मिस किया है कि हमारा जो हम बेसिक एनर्जी कैलकुलेशन करते हैं, बच्चे को हम जो खिला रहे हैं या कितना खिला रहे हैं, एक बेसिक बेसिक एनर्जी कैलकुलेशन बहुत सिंपल होता है कि अप टिल 10 kg। एक्चुअली ये हम बड़े बच्चे के लिए, छोटा बच्चा तो 1 साल का बच्चा हमारा 10-12 किलो का होता है, अगर नहीं है तो malnourished है। पर 10 kg के बच्चे को एटलीस्ट 1000 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी चाहिए। एक अडल्ट फीमेल को 2000 से 2200 चाहिए, मतलब आधी जो माँ खा रही है उसको ऑलमोस्ट आधा खाना चाहिए बच्चे को। अगर हम वो नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब हम वी आर पुशिंग हिम टुवर्ड्स malnutrition। सिमिलरली अब उसकी नीड्स, 1 साल से 2 साल में हमने बात की ना कि उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है तो उसकी एनर्जी नीड बढ़ जाती है। तो एनर्जी नीड को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? एक लेमन मदर तो नहीं कर सकती, बट वी नो हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। सेट अ वेरी सिंपल फार्मूला कि 10 साल 10 किलो से 20 किलो तक कितना एनर्जी चाहिए? 1000 किलो कैलोरी 10 का, प्लस 50 किलो कैलोरी फॉर ईच केजी अबव 10 kgs। दैट इज, जैसे अगर 11 किलो का बच्चा है तो 11 किलो के बच्चे को कितना चाहिए? 10 किलो वाले को 1000 किलो कैलोरी, और 11 मतलब 1 किलो बढ़ा है तो 1 किलो के ऊपर कितनी? 50 किलो कैलोरी। तो 1050 किलो कैलोरी को चाहिए ही चाहिए। दिस इज अ बेसिक एनर्जी कैलकुलेशन। इफ इट्स मोर देन 20 kgs ऑफ वेट, 2 साल से ऊपर का बच्चा, 2.5 साल 3 साल का बच्चा है, उसका 20 किलो वजन है, तो 20 किलो के ऊपर वाले को कितना चाहिए? 1500 किलो कैलोरी तो चाहिए। 20 kgs पे 1500 किलो कैलोरी, प्लस 20 किलो कैलोरीज फॉर ईच केजी अबव 20 kgs, है ना? तो 20 मान लो 21 किलो का है तो 1500 प्लस 20, दैट मीन्स 1520 किलो कैलोरीज चाहिए। तो एक बेसिक चीज ये है कि 1 साल से 2 साल का बच्चा अगर है तो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। और ये मान के चलो कि आधा जितना हम खा रहे हैं उसका आधा, 4 रोटी खाते हैं डाइट में तो 2 रोटी तो वो खाएगा ही खाएगा। Now we come back to the management of severe acute malnutrition. Here there are the 10 basic steps in 2 phases. One is stabilization phase। जब बच्चे को हम अस्पताल में लेकर आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी होमियोस्टेसिस को मेंटेन करना और कॉम्प्लिकेशंस को टैकल करना, जो इनिशियल 2 to 7 days लगते हैं इन पेशेंट ट्रीटमेंट में मिनिमम।
और उसके बाद जब वो एक बार स्टेबलाइज हो जाता है, जब उसकी इस चांसेस खत्म हो जाती हैं कि नाउ ही कैन डाई ऑफ सर्टेन थिंग्स, तो रिहेबिलिटेशन फेज होता है विच इज अ वेरी ग्रेजुअल। और उसमें रीबिल्डिंग करनी है, हमें उसका वजन बढ़ाना है, रीबिल्डिंग करनी है ऑफ वेस्टेज टिश्यूज की, एंड दैट कैन टेक अप टू सेवरल वीक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज हाइपोग्लाइसीमिया। जैसे बच्चा आता है, अब ये मान के चलो कि बच्चा हाइपोग्लाइसेमिक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर उसका 54 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, और अगर आपके पास ब्लड ग्लूकोज को मेजर करने का कोई तरीका नहीं है, तो अज्यूम करके चलो कि वो हाइपोग्लाइसेमिक होगा ही होगा। इतना मालनरिश, इतना सूखा हुआ बच्चा आया है, उसके अंदर ग्लूकोज कहाँ से होगा? ग्लूकोज नहीं है, कुछ भी वर्क नहीं करेगा, द बॉडी, हाउ द बॉडी विल वर्क? ही इज हाइपोग्लाइसेमिक। तो हमें उसे हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करना है। बेसिकली हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया मतलब बॉडी टेम्परेचर, और इन्फेक्शन, ये तीन चीजें तो एक साथ चलती ही चलती है। ठीक है, सो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया और इन्फेक्शन, ये तीन प्राइमरी चीजें, इनको हमें देखना ही है। हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करेंगे, 50 ml 10% ग्लूकोज ओरली दे रहे हैं या नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब से दे रहे हैं। उसके बाद उसको फॉर्मूला फीड शुरू कर देते हैं। प्रिवेंशन में आगे और ना बढ़े तो हमको हर 2 घंटे में उसको फीड देना ही देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हाइपोथर्मिया। ठंडे शरीर, ठंडे हाथों के साथ बच्चा आ रहा है, ही कैन डाई ऑफ हाइपोथर्मिया। तो हमें सबसे पहले उसको रीवार्मिंग करनी है, उसको गर्म करना है। हाइपोथर्मिया प्रिवेंट करने के लिए rectal temperature is usually measured, axillary temperature is not reliable, so we take the rectal temperature. If it's less than 35.5 degrees centigrade, so we start with treatment of hypothermia. Basically बच्चे को अच्छे गर्म कपड़े पहना दो, लपेट दो, ओवरहेड वार्मर्स, और स्किन टू स्किन कंटेक्ट इज सपोजिटली वेरी गुड, कि माँ के बैर पेट के ऊपर बच्चे को लेटा दो और उसके ऊपर कवर कर दो, तो स्किन से जो गर्मी मिलती है वो सबसे अच्छी गर्मी होती है। फास्ट रिवार्मिंग नहीं करते कि जल्दी से उसको गर्म करना है, हमने ये कन्वेक्टर के आगे लगा दिया, ये कर दिया। जो फास्ट रिवार्मिंग होती है उससे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के चांसेस होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को सेटल करना इज अगेन देन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो इट शुड बी ग्रेजुअल और फास्ट नहीं करना है, और उसको फीड देते जाना है। जैसे शरीर में गर्मी बढ़ेगी, उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो आपको फीड उस समय देनी है अगेन, फिर वरना हाइपोथर्मिया अब ठीक कर रहे हो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा, वही हाइपोग्लाइसीमिया ठीक कर रहे हो तो वो हाइपोथर्मिया में जाएगा। सो दिस शुड बी टेकन केयर ऑफ साइमल्टेनियसली। बच्चे को कहाँ रखोगे जहाँ ड्रॉट फी, बहुत हवा नहीं चल रही हो, खिड़की के सामने लिटा दिया हमने, खिड़की से तेज हवा आई, नहीं, ऐसी जगह नहीं। वेल कवर्ड होना चाहिए, और उसको फीड शुरू करना है हमें। देन डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है डिहाइड्रेशन। सारे मैलरिश बच्चे ज्यादातर डायरिया के साथ आते हैं, डायरिया से डिहाइड्रेशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। जो हमारे रूटीन ओआरएस होते हैं, दे आर नॉट विद पोटेशियम। यू हैव टू गिव समथिंग which contain the potassium supplements. Should I continue? Hello? Yes, ma'am. Okay. So, Yes, ma'am. Continue, please. okay. So, for that prevention, we can give ORS 5 to 10 ml per kg after each watery stools to replace स्टूल लॉसेस। एक इसका बेसिक फंडा यह होता है, हम घरों में जो बोलते हैं या लेमन मदर को समझाते हैं कि 1 लीटर WHO ORS बना लो, अदरवाइज नॉट फॉर दिस वेरी सिवियर निमोनिया, सॉरी वेरी सिवियर मैल न्यूट्रिशन, ये तो सारा ट्रीटमेंट हॉस्पिटल बेस्ड है। अदरवाइज जो हमारे पास माएँ आती हैं तो उनको हम बोलते हैं 1 लीटर की पानी की बोतल में और पूरा घोल बना लो और बच्चे को दो दो चम्मच पिलाते जाओ। एक साथ वो पूरा ले नहीं सकता, और एक साथ पिलाने से फायदा भी नहीं होगा, तो आप दो चम्मच पिलाते जाओ, सिप सिप देते जाओ हर थोड़ी थोड़ी देर में। दिस इज वेरी गुड। देन दे हैव टू इनिशिएट द रीफीडिंग विद द स्टार्टर F75 formula. Like what is F75 formula? It is a formula which is 75 is what? 75 is 75 kilocalories of energy which it is providing in 100 ml. छोटा बच्चा है, बीमार है, खा नहीं सकता, ज्यादा डाइजेस्ट नहीं कर सकता, पचा नहीं सकता, हम उसको बल्कि फूड नहीं दे सकते। वी हैव टू गिव समथिंग विच इज एनर्जी डेंस। एनर्जी डेंस मतलब थोड़ी सी चीज जिसमें ढेर सारी एनर्जी मिले।
ठीक है, आपके हाथ में एक ही नोट आ सकता है, तो अगर मैं आपको 2 रुपए का नोट दूं या 200 का नोट दूं या 2000 का नोट दूं, तो 2000 का नोट में आपको ज्यादा वैल्यू मिल रही है ना। नोट एक ही Right. चाहिए, एक ही मिलेगा। तो सिमिलरली Right. अगर हम इसको 100 ml ही दे सकते हैं, तो 100 ml इतना दो कि 100 ml में इसको बहुत सारी एनर्जी मिले। सो दिस इज आर्टिफिशियली मेड फॉर्मूला विच गिव्स 75 किलो कैलोरीज एनर्जी पर केजी बॉडी वेट इन 100 ml. Then we have to treat infection. There are multiple infections which are common. These are gram negative infection. तो हम पेरेंट्रल एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं एम्पीजेंटा। उसके अलावा जो भी केयर कर रहा है बच्चे की, उसको हाइजीन के बारे में बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं एंड लेने चाहिए कि वो अपने हाइजीन को मेंटेन करे। दो हुज एवर टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, मदर फादर और एनी केयर गिवर, उसकी हाइजीन भी इंपॉर्टेंट है। बच्चा बहुत वीक है, वो उस सिंपल जो हमारे को पता भी नहीं लग रहा है हमारी बॉडी में कितने इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं, वो उसमें चले जाएंगे और उसको इन्फेक्शन कर देंगे। देन कम्स इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये भी हॉस्पिटल बेस है, इसमें पोटेशियम मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स आते हैं। देन वी हैव टू टेक केयर ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेड डेली अलाउंस होते हैं, जो उस हिसाब से हम उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारा विटामिन ए, डी, ई, B12, जिंक। आयरन शुरू नहीं करते इनिशियली, आयरन हम शुरू करते हैं स्टेबलाइजेशन फेज में। देन कॉपर फोलेट, व्हाई नॉट? बिकॉज जो आयरन है इट्स अ वेरी गुड मीडियम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेनी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अगर हमने आयरन दिया तो वो पेट के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अच्छा डेवलप हो जाएंगे। इट्स अ डेवलपमेंट मीडिया। ठीक है, इसलिए हम शुरू में आयरन नहीं देते, हम इन्फेक्शन ट्रीट करने के बाद आयरन बाद में शुरू करते हैं। वैसे किसी भी क्रॉनिक इन्फेक्शन या इन्फेक्शन अक्यूट इन्फेक्शन होता है तो हम आयरन इमीडिएटली रिकमेंड नहीं करते, इन्फेक्शन को एक बार खत्म करते हैं, ट्रीट कर लेते हैं, फिर आयरन देते हैं। उसके अलावा हम सब दे रहे हैं, जिंक, मल्टीविटामिन ए, डी, कॉपर, फोलेट, एवरीथिंग। आयरन लेटर ऑन। टी फीडिंग शुरू करनी है। फीडिंग कैसे शुरू करनी है? बच्चा अगर खा सकता है बहुत अच्छी बात है, नहीं खा सकता तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से लगा के देते हैं। टोटल फ्लूइड कितना देना है वो कैलकुलेटेड होता है। यहाँ पर हम कुछ भी ज्यादा नहीं कर सकते, एवरीथिंग शुड बी वेरी मच बैलेंस्ड एंड इन अ वेरी अप्रोप्रिएट अमाउंट। थोड़ा ज्यादा दो दोगे वो नुकसान करेगा, कम दोगे वो नुकसान करेगा, एवरीथिंग शुड बी वेरी बैलेंस। सो फ्लूइड भी हम कितना भी नहीं दे सकते। फ्लूइड इज अराउंड 130 ml पर केजी पर डे। 1 किलो के हिसाब से वजन नाप के कितने का बच्चा है, इसको टोटल हमें 24 घंटे में इतने फ्लूइड देना है। और वो फ्लूइड कैसे कैसे देना है इन द डिवाइडेड डोजेस। एक साथ पूरा फ्लूइड नहीं दे सकते, तो थोड़ा थोड़ा देना है। अगर ब्रेस्ट फीड चाइल्ड है तो ब्रेस्ट फीडिंग इज वन थिंग विच वी हैव टू कंटिन्यू एट एनी कॉस्ट। बच्चे को कुछ भी है, आप ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू करो, कुछ भी है, और डायरिया है, वॉमिट है, इन्फेक्शन है, फीवर है, कुछ भी है, ब्रेस्ट फीड इज वन थिंग विच शुड नेवर बी स्टॉप्ड अंटिल अनलेस, अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो, मदर को कोई इन्फेक्शन है या कुछ और कंडीशन है जिसकी वजह से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ब्रेस्ट फीडिंग, तभी बंद करते हैं, वरना ब्रेस्ट फीडिंग शुड नेवर बी स्टॉप्ड। फिर हमने इसको रीफीडिंग में फॉर्मूला F75 स्टार्ट किया, और उसका भी टाइम है, हर 2-2 घंटे में देना है। बहुत सारा एक साथ ले नहीं सकता, इसलिए थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, 2-2 घंटे में देते चले जाओ। अगर ये F75 शुरू करने के बाद उसको डायरिया हुआ जा रहा है, तो हम फिर उसको सीरियल बेस्ड, ये जो हमारा F75 है ये ड्राइड स्किम मिल्क पाउडर बेस्ड डाइट होता है। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब है कि बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो हमें ये फॉर्मूला बंद करना पड़ेगा और सीरियल बेस्ड फॉर्मूला शुरू करना पड़ेगा। तो फिर परसिस्टेंट डायरिया के केस में हम इसे चेंज करते हैं, अदरवाइज दिस इज गुड इनफ। कैचअप ग्रोथ करने के लिए अब हम 3-4 दिन में अगर हमारा बच्चा सेटल हो जाता है तो फिर हम इसकी फीड बढ़ाते हैं, 1-1 चम्मच के हिसाब से बढ़ाते हैं। 1-1 चम्मच लेता जाता है तो हम उसको बढ़ाते चले जाते हैं, फिर उसको हम ग्रेजुअली F100 डाइट पे शिफ्ट कर देते हैं। व्हाट इज F100? इट इज सेम, इट इज गिविंग 100 किलो कैलोरी पर केजी पर ml के साथ, 100 ml के हिसाब से। ठीक है, फिर हमें इसकी कैलोरी कितनी बढ़ानी है, जितना बच्चा हमारा उसकी डाइट इंप्रूव होती जा रही है, इन्फेक्शन सेटल हो गए, तो हम इसे कहाँ तक दे सकते हैं? अप टू 150 to 200 किलो कैलोरी पर केजी पर डे के हिसाब से, एंड प्रोटीन अप टू 4 ग्राम्स पर केजी पर डे के हिसाब से। एक अडल्ट में प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना होता है ऑन एन एवरेज? 1 ग्राम पर केजी, राइट। Body बच्चे को हम 4 ग्राम्स तक दे सकते हैं। सिमिलरली अगर हमने शुरू में ध्यान दिया हो तो हमारी फैट की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 25 to 30% टोटल कैलोरी में, लेकिन बच्चे को हम 45 to 50% तक भी फैट दे सकते हैं।
ये जो हमारे कंसेप्ट होता है ना कि घी मत दो, वो टॉलरेट नहीं करेगा, डाइजेस्ट नहीं करेगा, दिस इज रॉन्ग। हमें कंडेंस्ड एनर्जी देनी है। खा नहीं सकता, छोटा बच्चा है, बीमार है, उसकी पेट में जगह नहीं है, तो हमें डेंसिटी बढ़ानी है, तो उसमें हम फैट का प्रोपोर्शन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फैट आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। सिमिलरली प्रोटीन हमने यहाँ देखो कितना दे रहे हैं, 4 ग्राम्स पर केजी दे रहे हैं, जबकि अडल्ट की रिक्वायरमेंट है 1 ग्राम की। ठीक। सेंसरी स्टिमुलस एंड इमोशनल सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी केयरिंग एनवायरमेंट होना चाहिए। माँ बाप अच्छे से बच्चे को जो भी रिक्रिएशन है, खेलने का है, स्ट्रक्चर पे खेलिए, सो जिससे उसको एंथुसियाज्म आए लाइफ के लिए, वो कुछ अच्छा सा फील करे, राइट। देन द फॉलो अप। अगर प्राइमरी फेलियर है, फेलियर टू रीगेन एपेटाइट बाय 4 days, दैट मीन्स बच्चा नहीं आपका बढ़ रहा, ठीक नहीं हो रहा, देयर इज समथिंग एल्स। 10 दिन का हो गया है और एडिमा सेटल नहीं हुआ, दैट मीन्स समथिंग अदर, वी हैव टू टेक केयर ऑफ अदर थिंग्स, जिसकी वजह से ये एडिमा सेटल नहीं हो रहा है। अगर वेट गेन नहीं हो रहा है एटलीस्ट 5 grams per kg पर डे बाय 10 days, का मतलब बच्चा आपका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ सम अदर थिंग्स। सेकेंडरी फेलियर टू रिस्पॉन्ड क्या होता है? अगर फेलियर टू गेन एटलीस्ट 5 kg per day फॉर कंजिक्यूटिव डेज ड्यूरिंग रिहेबिलिटेशन फेज, पहले तो सही चलता रहा, उसके बाद एक स्टेज के आने के बाद उसका वो रिस्पॉन्स जो है वेट गेन का, वो प्लाटू हो गया, अब वो नहीं बढ़ रहा। 2 दिन में हमने देखा अरे तो बढ़ा ही नहीं, 2 दिन पहले तक तो सही था, दैट मीन्स नाउ समथिंग एल्स हैज टू बी डन, द चाइल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। सो दीज वर द बेसिक ट्रीटमेंट मोडालिटीज जो कि अस्पताल में होते हैं। अस्पताल से बच्चे को शिफ्ट कर दिया जाता है, घर में आता है। वैसे डे केयर्स भी होते हैं जहाँ पे आप सुबह बच्चे को 8 बजे 9 बजे लेकर आते हो और दिन में शाम के 8 बजे तक वो वहां रहता है, दे टेक केयर ऑफ योर फीड्स एंड अदर थिंग्स। और रात का टाइम जो है बच्चा घर में निकालता है अपना, रात में पेरेंट्स के पास होता है, बट उनको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि उसको किस तरह खिलाना है। नॉर्मली सोने के बाद हम खाना पानी नहीं देते, लेकिन मैलनरिशमेंट में हमारा 2 आवरली 3 आवरली जो भी प्रोग्राम चल रहा है, बेच आफ्टर 5-7 days जब बच्चा रिगेन कर जाता है, हम उसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो हम उसका ड्यूरेशन बढ़ाते जाते हैं। पहले हम 2-2 घंटे में खिलाते हैं, फिर वो ग्रेजुअली बढ़ाते जाते हैं, तो मैक्सिमम 6 meals per day तक ही रखते हैं, इससे ज्यादा फिर वो नहीं देते, क्योंकि नाउ द चाइल्ड इज टेकिंग लार्जर अमाउंट। ठीक है, अब बात आती है कि कम्युनिटी लेवल पे हम मैल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। दिस वाज नॉट अवर स्कोप, चलो बट वी कैन डिस्कस। कम्युनिटी लेवल पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल एजुकेशन। आप तो सब न्यूट्रिशन वाले हो, दिस इज योर प्राइमरी रोल टू मेक पॉपुलेशन अवेयर अबाउट द न्यूट्रिशन। पर लोगों में न्यूट्रिशनल क्वालिटी कॉमनली अवेलेबल फूड्स की नहीं होती। हम अस्पताल में मरीज को देखते हैं, वो आएंगे, अच्छा डॉक्टर साहब इसको अनार का रस पिला दें। अरे भैया अनार मिल रहे हैं 200 रुपए किलो, तुम अमरूद क्यों नहीं खिला रहे हो, या जो केला क्यों नहीं खिला रहे हो, या बेर और जो कॉमनली अवेलेबल फ्रूट्स हैं वो क्यों नहीं खिला रहे हो। हमें लगता है ये जो हमें आसानी से मिलते हैं और सस्ते फल है, ये तो किसी काम के ही नहीं है। तो हमारी अवेयरनेस ही नहीं है कि उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस कितनी है। हर चीज जो चमकती है वही अच्छी है ऐसा नहीं होता, पर ये उन्हें समझाएगा कौन, है ना। सो दिस अवेयरनेस हैज टू बी क्रिएटेड। जो रैशनल बिलीव्स होते हैं ना फूड के बारे में, कि बुखार आया है तो खाना मत दो, डायरिया है तो मत दो, ये मत खिलाओ, ऐसे मत खिलाओ, ये जो टैबूज है, कल्चरल टैबूज है, इनको हटाना बहुत जरूरी है। Then comes the promotion of education and literacy in the community, especially the non-formal education and functional literacy. विलेज वुमेन को, ये हमारी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को हम सबसे स्पेसिफिक स्ट्रेस देके सिखाते हैं कि ये वही गांव की होती है, इनकी बातें उन्हें ज्यादा अच्छी समझ में आती है। तो इन लोगों की अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया पढ़ा लिखा होना, गणित के सवाल कर पाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही खाना खाना, सही खाना खिलाना इज मोर इम्पोर्टेंट। हम अगर पालक खा रहे हैं और हम कहते हैं कि अच्छा उसमें आयरन कंटेंट इतना होता है, पर हमारे शरीर को लग नहीं रहा है क्योंकि तुम पालक को सही तरीके से बना ही नहीं रहे।
है ना। ऑक्सलेट अगर इंटरफेयर करते हैं तो जिन जिन फूड में ऑक्सलेट्स हैं उसको हमें कैसे निकालना है, या एंटी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जिन खानों में होते हैं उनको कैसे हटाना है, सो दैट वी कैन यूटिलाइज, द बॉडी कैन यूटिलाइज द न्यूट्रिशन, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, इजंट इट। तो ये वाली जो एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, दिस इज इम्पॉर्टेंट। एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। Yeah, ma'am. And they are the sir, they are the MBBS students who are shouting. Sorry for interference. So, what next is what we have integrated health packages. Primary healthcare packages should be made available to all sectors of population. इसमें क्या क्या चीजें आती है? इम्यूनाइजेशन. Why immunization is so important? इम्यूनाइजेशन जो प्राइमरी बच्चों में सबसे कॉमन बीमारियां होती है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, मीजल्स, ये सारी की सारी उसको क्या कर देती है? वीक, मैलनरिश्ड। एक बार मैलनरिशमेंट सेट हो गया तो ये एक विशियस साइकिल है जिसको ब्लॉक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसी मैलनरिश बच्चा हुआ, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, 10 तरह की बीमारियां लगेंगी, उसमें वीकनेस बढ़ती चली जाएगी और अल्टीमेटली इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू सेव अ चाइल्ड। बच भी जाएगा तो कैसा बच्चा होगा? बेवकूफ, दिमाग नहीं उसका अच्छा होएगा। We can assume this. This is what the literature says, which is the science says, right? Then comes the oral rehydration. Oral rehydration जो है उसके बारे में हम बहुत इसकी इंपॉर्टेंस को हम समझते नहीं है। हम कहते हैं पानी पीना चाहिए, 6 ग्लास पानी, 8-10 ग्लास पानी, वॉट एवर। बच्चे को डायरिया होता है, हम उसको प्लेन पानी भी ठीक से नहीं पिलाते। इलेक्ट्रोलाइट लॉसेस तो छोड़ ही दो, कि डायरिया अगर हुआ है तो ओआरएस का घोल इतना सस्ता मिलता है बाजार में, अस्पतालों में मुफ्त में, उसको घोल के पिलाना है, आपका डायरिया वैसे ही ठीक हो जाएगा। ज्यादातर बच्चों में वायरल डायरियाज होते हैं जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, उसका ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही चीज होता है, ओआरएस। आप ओआरएस दे जाओ, बच्चा कभी वीक नहीं होएगा। डायरिया हुआ, आप ये मान के चलो कि उसके खाने में एकदम से हम कमी कर देंगे, ये नहीं खिलाओ, वो नहीं खिलाओ, वो नहीं खिलाओ, अरे वो डायरिया में तो वैसे ही निकालते चले जा रहा है। और खाना नहीं खिलाने से डायरिया बंद हो जाएगा ऐसा नहीं है, वो तो बंद नहीं होएगा। आपने और इनटेक भी कम कर दी तो आपने बच्चे को और वीक कर दिया। पीरियोडिक डीवर्मिंग, दिस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे मिट्टी उसमें खेलते हैं, मुंह में जाता है, वर्म इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा होता है। वर्म इन्फेस्टेशन इज द मेजर कॉज ऑफ मैलन्यूट्रिशन, क्योंकि कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता, एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता, वो जो भी खा रहे हो वो वैसे ही निकल जाता है। मोरओवर एपेटाइट कम हो जाती है। सो पीरियोडिक डीवर्मिंग इज अगेन इंपॉर्टेंट। कॉमन इलनेसेस जो भी छोटी मोटी हो रही है बीमारियां, उनको प्रॉपरली डायग्नोस और उसका ट्रीटमेंट करना है। नाउ द ग्रोथ मॉनिटरिंग, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, कि ग्रोथ चार्ट पे उसकी ग्रोथ मॉनिटरिंग 6 महीने से 5 साल के बच्चे की हम बात कर रहे हैं, इसकी ग्रोथ मॉनिटरिंग ग्रोथ चार्ट पे होनी चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा मीनिंगफुल होती है। वेलोसिटी ग्रोथ की बढ़ रही है, पॉजिटिव हो रही है, प्लाटो हो रहा है, या ग्रोथ नीचे जा रही है, ये इंपॉर्टेंट है इन स्पाइट ऑफ टेकिंग एन एक्चुअल वेट ऑफ द चाइल्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सो ग्रोथ मॉनिटरिंग इज इंपॉर्टेंट। Then comes the vigorous promotion of family planning programs. फैमिली साइज कम होगी तो हम बच्चे पे ध्यान दे पाएंगे, हमारे जो स्कैर्स रिसोर्सेस है, जो चीजें हैं, हम उसको अच्छी तरह से दे पाएंगे। 4 रोटी है खाने वाले, 4 प्राणी है तो एक एक पड़ेगी, और 2 ही प्राणी है तो 2 तो पड़ेगी, है ना। तो रिसोर्सेस को अगर अच्छा यूटिलाइज करना है तो फैमिली छोटी इंपॉर्टेंट है। Prevention at family level, breastfeeding, exclusive breastfeeding for the first 6 months. It should be promoted and encouraged. कॉम्प्लीमेंट्री फूड जो 6 महीने के बाद शुरू करते हैं वो सही होने चाहिए। दाल का पानी पिलाने से काम नहीं चलेगा, आपको थिक ग्रुअल दाल खिलानी पड़ेगी, नॉट वेरी गाढ़ी, बट जितना बच्चा एक्सेप्ट कर पाए, है ना। ग्राइंड करके हम उसको दाल चावल खिचड़ी जैसा बना के खिला सकते हैं। वी कैन पुट ऑल द वेजिटेबल्स इनटू इट एंड देन मिक्स इट, बढ़िया सा उसका पेस्ट बना के खिला सकते हैं, उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो माइट्रोजेनिक रिस्ट्रिक्शन करते हैं कि फीवर है, डायरिया है, खाना बंद कर दो, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। और 2 प्रेगनेंसीज के बीच में प्रॉपर
टाइम होना, एडिक्वेट टाइम होना इम्पोर्टेंट है, जिससे क्या होगा, एक बच्चे की फीडिंग प्रॉपर होगी, उसके खाने पीने पे ध्यान ज्यादा अच्छा जाएगा। सिमिलरली मदर विल गेट इनफ टाइम, वो अपनी हेल्थ और अपने बॉडी को रिकवर करने का उसे पूरा टाइम मिलेगा, सो दैट नेक्स्ट प्रेगनेंसी विल बी हेल्दी। अगर गैप कम होगा तो दूसरा बच्चा मान के चलिए कमजोर ही पैदा होने वाला है, लो बर्थ वेट ही पैदा होने वाला है, क्योंकि मदर को टाइम नहीं मिला, उसकी बॉडी को रिकवरी का टाइम नहीं मिला। So finally, we have the nutritional policy by Government of India. We have so many programs run by Government of India, जिसका हम शायद पूरा यूज नहीं कर पाते हैं. That's why we have such a major problem of malnutrition in our country. I just enumerate those programs. One is National Nutritional Policy, then ICDS program, Vitamin A prophylaxis, Special Nutrition Program, Balwadi program, then prophylaxis against anemia, midday meal, and National Iodine Deficiency Disorder Control Program. These are the nutritional programs run by Government of India. Even then, we have such a huge gap in our nutrition. And thank you very much for listening so carefully and nicely. And that's the end of my presentation. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Actually, many guest attendants are also added throughout the webinar. I welcome many dietitians also came to join the webinar. Thank you, ma'am. Dr. Saxena, dietitian Shivani Tiwari, Dr. Seema Rana, and some food industries list the company in food industries, the persons who are doing work, that Yash Kumar, Rakesh Dubey, one senior scientist also added, Dr. Shiv Kumar Jayant. I welcome you all. Now I would like to request audience to raise some questions to ma'am. Ma'am, actually thank you very much for sharing your knowledge and your deep insights about malnutrition and its management. It's very truthful, informative presentation by you. Now I request audience to raise some questions from ma'am. Ma'am, please. You can also write out the questions in chat box too. Yes. Yes, Mansi is asking question, ma'am. What are the complications of malnutrition? Complications. Yes, ma'am. We have already discussed malnutrition. It depends सबसे पहले कि वो कौन सी स्टेज में हो रहा है. जो हमने भी देखा कि 6 महीने से और 2 साल के भीतर अगर malnutrition है तो बच्चे की ओवरऑल टोटल ग्रोथ, फिजिकल और मेंटल दोनों ग्रोथ इन्वॉल्व होती है. ठीक है. सबसे पहले तो बच्चा बार बार बीमार होगा, तरह तरह की बीमारियां होंगी, खांसी, जुकाम, पेट दर्द, पेट की तकलीफें, बुखार, हर जितने पॉसिबल इन्फेक्शंस हैं वो होते जाते हैं. इन्फेक्शंस होते हैं, ये एक वो साइकिल सेट हो जाती है कि इन्फेक्शन होएगा, उसमें न्यूट्रिशन लॉस ज्यादा होएगा, खाना खा नहीं पाएगा और ज्यादा माल नरिश होता जाएगा, तो क्रॉनिक मैल न्यूट्रिशन सेट इन होता है. क्रॉनिक मैल न्यूट्रिशन में हमने देखा कि सबसे पहले वो स्टंटेड ग्रोथ होती है. ये स्टंटेड ग्रोथ हम ये ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि 2 साल के बच्चे की जो हाइट है वो ऑन एन एवरेज अडल्ट हाइट की आधी होती है. ठीक है. तो अगर वो स्टंटेड उस समय है तो ये मान लो कि अडल्टों की हाइट में भी छोटा होगा. जो ब्रेन ग्रोथ होती है वो 2 साल तक ही होती है. मालनरिश बच्चा है, बॉडी को, ब्रेन को प्रॉपर ग्लूकोज नहीं हो रहा, ब्रेन डेवलप हो नहीं पा रहा है. ब्रेन डेवलप नहीं होएगा तो बड़ा होके उसका ब्रेन कैसा होएगा? ये वोंट बी ब्रेनी, है ना. अपन ने बात की थी ना कि इसकी स्कूलिंग सफर होती है. वो स्कूल नहीं कर पाएगा, उसकी स्कूलिंग कम होगी, एजुकेशन कम होगी, अच्छा पढ़ लिख नहीं पाएगा, अच्छी नौकरी नहीं करेगा, तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं होएगा. और ये बीमारियां लगती चली जाती हैं कि ऊपर एक बीमारी आती जाती है. तो मैल न्यूट्रिशन इज अ रूट कॉज ऑफ ऑल काइंड ऑफ इलनेसेस. Yes, ma'am. Thank you. Next, ma'am, participants are asking about F75 and F100 diet formulation. Elaborate this, ma'am. F75 and F100. No, I won't elaborate these because this is your part. Yes, आप ma'am. लोग बनाते हो ORS फॉर्मूला, formula, yes. है ना.
तो ये जो फॉर्मूला है आप बनाते हो, इसमें कितना परसेंट स्किम मिल्क होता है, कितना फैट होता है, कितना ऑयल होता है, ये मुझे नहीं पता, ये आप बताओगे मुझे, राइट? Yes, So ma'am. basically we use this formula because it gives 75 और 100 किलो कैलोरी डिपेंडिंग ऑन कौन सा हम यूज कर रहे हैं पर केजी पर 100 ml, राइट? हमें थोड़ा देना है, एनर्जी डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं कि हमें Yes. थोड़े से ज्यादा देनी है, हमें थोड़ा जो भी खिलाओ और देना है ज्यादा उसमें एनर्जी मिले। कॉम्पैक्ट फॉर्म होना चाहिए, मतलब कॉम्पैक्ट। न्यूट्रिएंट्स का पावर पैक हाँ, होना चाहिए, पावर फूड होना चाहिए इस तरह। सिमिलरली मैंने एक चीज और मेंशन नहीं की कि हम जब बच्चों को वीनिंग शुरू करते हैं ना, तो हम उसमें कहते हैं कि बच्चे को एमाइलेज रिच फूड खिलाओ। यस व्हाट इज मैम। एमाइलेज रिच फूड? क्या होता है कि इसमें अल्फा माइलेज, हमारी बॉडी में सिर्फ सलाइवा ऐसा है जिसपे अमाइलेज है। यस मैम। अमाइलेज जो क्या करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। तो कई बार अगर नोटिस किया होगा कि हम कोई भी चीज का, इवन आप लकड़ी डंडी उठा लो किसी पौधे की और उसको चबाना शुरू कर दो, आप बहुत देर तक चबाओगे ना, वो भी मीठी मीठी लगने लगती है। हाँ बिल्कुल, उसको क्या है वो? डाइजेस्ट कर रहा है माइलेज, राइट? अमाइलेज डाइजेस्ट कर रहा है। बाकी हमारी बॉडी अमाइलेज फाइबर को हमारी बॉडी डाइजेस्ट क्यों नहीं नहीं कर कर पाती? सकते, हमारे में है हेमिसेलुलोज नहीं नहीं कर रूमिनेंट। सकते, राइट राइट। घास फास घास फूस फाइबर है। एनिमल्स खाते हैं, दे हैव अमाइलेज, वी डोंट हैव, तो हम यस नहीं खा मैम। पाते। अब हमें क्या करना है कि अब उसको हमने उसको दलिया दिया है ना, यस उसमें मैम। गेहूं का दलिया पिसवा के बढ़िया दे दिया, उसमें ढेर सारा फाइबर है, बल्क बढ़ गया, बल्क बढ़ गया, विस्कोसिटी बढ़ गई, बच्चे ने थोड़ा खाया, उसका पेट भर गया, लेकिन उसको तो न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स कितना के मिला? नहीं मिल पाया। तो वो न्यूट्रिएंट बढ़ाने के लिए हम उसमें अमाइलेज बढ़ाते हैं। अमाइलेज कैसे बढ़ाते हैं? जर्मिनेट कर देते हैं। जर्मिनेट जर्मिनेट कर करने देते के बाद उसको पीस लेते हैं, 2 चम्मच 1 चम्मच मिला दो, उसमें अमाइलेज कंटेंट बढ़ गया, वो तुम्हारे जो भी तुमने दलिया वलिया खिलाया है उसको डाइजेस्ट करा देगा, उतने ही दलिया में आपको ज्यादा कैलोरी मिल जाएंगी। हैं। हाँ, सो जितने दिस में इज वो द अमाउंट बेसिक कम मिल फंडा। रहा था। यस यस, मैम। सो यस। दिस इज improving the energy density. Yes, Shubham is asking a question. Yes, Shubham, please. Hello. Thank you, ma'am, for such a question. Ma'am, I would ask one question. What is the screening process can be used to identify the adult risk of malnutrition? Dipali, will you please No, repeat the I question? also the question. Actually, Shubham, please Sorry, write sorry, your sorry. question in chat box. Actually, the echo is coming from your side. It's Please write your echoing. question. Yes, echoing. Please write your question in chat box, Shubham. Okay, Ma'am, ma'am. one question is also coming. If mother is not able to breastfeed, which food can be alternative? Many क्या कहते हैं, different foods are available in the market. Ask Shubham to stop his mic, उसकी वजह से शायद बहुत इको Yeah, हो रहा Shubham, है। please mute अगर your mic and write your question in chat box. हाँ, if mother is not able to breastfeed, what food should be started? Yeah. हाँ, this is the question ना? Yes, Okay, ma'am. it depends. It depends. अगर बच्चा less than 6 months of age है एक, और 6 months से ऊपर है दो, 6 months से कम का बच्चा है, तो हमारे पास उसके मंथली मंथ के हिसाब से 0, 1, 2, 3 ऐसे मंथ के हिसाब से फॉर्मूला मिल्क आते हैं हाँ, मार्केट formula में, for विच कैन बी infant यूज। milk market में available है इसमें. मार्केट में आते हैं, विच कैन बी यूज, एंड इवन वी कैन यूज द एनिमल मिल्क लाइक काउ एंड बफेलो, दो आई वुड से animal milk is for animal babies and human milk is for human babies. Human So babies, we right. shouldn't rely on the animal milk. Human milk, there is no other substitute. So your doctor will be the right person to tell you, because Yes, अब ma'am. मार्केट में नई नई क्या चीजें आने लगी हैं, इवन ड्राइड मदर मिल्क आने लगे हैं, वो भी कॉम्पोजिशन पॉसिबल होते हैं, तो डॉक्टर्स आर द राइट पर्सन टू टेल यू व्हाट टू यूज एट दैट टाइम। अगर 6 महीने के ऊपर का बच्चा है तो जस्ट फॉरगेट अबाउट द मिल्क। Yes, ma'am. हमारे को मिल्क से क्या बेनिफिट है? इट्स द कैल्शियम। छोटे Right. We बच्चों can को get the calcium हम other source. कैल्शियम, हाँ, दूध इज द ओनली वो, स्पेशली इन इंडियन सिनेरियो वेयर वी आर प्राइमरली वेजिटेरियंस, हम नॉन वेज यूज नहीं करते, वी आर वेजिटेरियंस, तो हमारे पास कैल्शियम का सब्स्टिट्यूट नहीं है, हम मतलब नहीं देते, नहीं देते नहीं देते इंपॉर्टेंट हैं, सब्स्टिट्यूट it's हर चीज का। available. It is available. हाँ, यस, right, ma'am. सो इसलिए हमारे को हम मिल्क हम देते हैं। और अगर 6 महीने के ऊपर का बच्चा है और आप इस चीज को ध्यान में रख रहे हो कि आप उसको कैल्शियम और प्रोटीन की डेफिशिएंसीज को कंप्लीट कर सकते हो, तो जस्ट फॉरगेट अबाउट मिल्क। सो Yeah. सब खिलाओ, सब पिलाओ, मिल्क इज नॉट नीडेड। Yeah. Any other? व्हाट्स द शुभम्स क्वेश्चन?
Ma'am, Subham is asking, I would like to ask question, what screening process can be used to identify adult risk of malnutrition? Oh, He adult is asking risk. about adult risk. Yes, ma'am. Nobody is at risk. प्रॉब्लम सिर्फ होती है अडल्ट के पास, एक ही प्रॉब्लम होती है कि हम वजन कैसे घटाएं. Obesity, ma'am. Obesity and तो undernutrition. दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ मैल न्यूट्रिशन. Yes, तो ma'am. मैल न्यूट्रिशन तो है. अगर वजन बढ़ा है तो हम सबको पता है कि हमें क्या करना है. हमें अपना कंजम्पशन कम करना है. 1 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. हम Yes, ma'am. सोचते हैं ओबेसिटी हो गई है तो आप क्या करो, डाइटिंग करने लगो. इनिशियली डाइटिंग इज वेरी गुड रिजल्ट्स. ठीक है, बड़ी जल्दी जल्दी वजन It's घटता है not a और long lasting. एक समय के बाद में उसमें प्लाटो आ जाता है. फिर कुछ भी कर लो नहीं घटता. क्यों नहीं घटता? बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट. बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट. जैसे हमारी बीएमआर बढ़ जाती है ना, मेटाबॉलिक रेट, वैसे ही अगर हम लेस कंजम्पशन करते हैं तो बीमार घट जाती है. बॉडी कहती है अरे मुझे तो सिर्फ इतनी कैलोरी मिल रही है तो मुझे खर्च इतनी ही करनी है, इससे ज्यादा मैं खर्च ही नहीं करूंगी. तो बॉडी Store बिकम्स करेंगे वेरी fat में. इंटेलिजेंट Yes. और वो जो है एनर्जी खर्च नहीं होने देती है. तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है. अगर आप अपना कैलोरी कंजम्पशन कर रहे हो तो आपको दूसरा कुछ ऐसा करना है जिससे मेटाबॉलिज्म बढ़े. सो एक्सरसाइज का देयर इज नो ऑल्टरनेटिव. एक तरफ आप अपना कैलोरी कंट्रोल करो, फास्टिंग कभी मत करो, कंट्रोल करो. दूसरी तरफ एक्सरसाइज बढ़ाओ जिससे आपका बीएमआर बढ़े. तो वो जो आपने कंट्रोल करा हुआ है, तो एक्सरसाइज एक्सरसाइज खाली करने से कभी कोई पतला नहीं होता. दिस इज फॉर Yeah. श्योर. आप Diet is कैलोरी also. डालते चले जाओ और एक्सरसाइज करते रहो, उससे कोई पतला नहीं हो रहा. तो द बैलेंस बिटवीन द टू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. I think Shubham, you hear my first word when I start the webinar. I say the words of Jack Lellon. He says, exercise is king and nutrition is queen. Put them together, you have got a kingdom. I start the webinar from these words. Now, any These other, words. please, questions, please? I think, Thank you, ma'am. ma'am. Yeah, thank you, ma'am. Now, I'd like to invite our dynamic, energetic mentor and coordinator of home science, Professor Uttam Sharma, sir, to say words of thanks. Sir, please. Thank you, ma'am. On behalf of the Vaishnav Vidyapit Vishwavidyalaya and on behalf of Mantrana, a multinational conglomerate, I would like to thank our today's resource person, Dr. Richa Chunglani, for spending her valuable time and sharing some insight and valuable thoughts regarding food and nutrition. I would say I am also a student of food and nutrition because basically I am a professor of Physics. physics. I am a professor and head of the department of physics, but looking after the administrative responsibility, additional responsibility of the University Institute of Home Science and Department of Food and Nutrition, and I am learning a lot of things day by day from my faculty and colleagues like you. Every sentence, every minute is a new learning for me. So I will keep continuing such type of webinars and workshops and conferences and calling resource persons like you. So I'm once again thankful to Dr. Richa, thanks to Dr. Teresa Jain, Dr. Usha, and other respected dietitians who can contribute to our institute and to the department in a great way. And the most important one is thanks to all the participants who have successfully participated. Almost 70 participants have participated in this workshop. So I would once again like to thank the course person, Dr. Richa. Thank you, sir. As I told earlier, I am a student. I will keep learning. I will keep learning. There were a lot of new things. Yes. I am 50 plus, so um, I was just searching. During your lecture, I was searching that if I am at 50 plus, then what type of proteins and what type of things I should start. So I will talk to you to the other platform. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, sir. It's my pleasure. Thank you. Thank you, sir.
Now I would like to end the workshop with quote by Bernard Jensen. He says, nutrition is the only remedy that can bring full recovery and can be used with any treatment. Remember, food is our best medicine. Thank you. Thank you all. Have a great day. This ends the Thank you so workshop. much. Thank you, Thank ma'am. you. Thank you, sir. Thanks My all the pleasure. attendees and participants. Thank you. Thank you very much. Thank you. We'll call you in person to our university.